कैसे आप सब आशा कर रहे होंगे आप ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे नवजात की देखभाल। मतलब नवजात अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसकी देखभाल कैसे करेंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे आया है नवजात। अच्छा, नवजात से आप क्या समझते हैं कि नवजात का मतलब क्या होता है। नवजात मतलब ये होता है न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि जैसे ही किसी बच्चे का डिलीवरी होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तुरंत बर्थ होता है, तो वहाँ से लेकर हमारा या 2-3 साल तक बच्चा होता है तो उसकी केयर कैसे करेंगे। नवजात कहने का मतलब ये हुआ कि वो बच्चा जन्मा होगा जिसका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है। अगर उसका पैर कहीं जा रहा है तो जाने दो, अगर सर कहीं घूम रहा है तो घूमने दो। कहने का मतलब है उसका किसी अंग पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, उसे हम नवजात बोलते हैं। नवजात की श्रेणी में बच्चे 2 साल के भी अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ऐसा है कि अगर कोई बच्चा छोटा होता है तो उसे हम नहलाना होता है तो खुद से नहीं नहला पाता, अपने आप नहीं नहला पाता, उसको हमको नहलाना पड़ता है या कपड़े पहनाने पड़ते हैं। तो एक प्रकार क्या उसका नियंत्रण नहीं है तो नवजात की श्रेणी में आता है। उसी की देखभाल के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज का वीडियो। शिशु इन्फेंट, देखो क्या होता है, शिशु क्या होता है। यह जीवन का प्रथम वर्ष होता है। इस अवस्था में शिशु के शरीर और हाथ पांव की तीव्रता से वृद्धि होती है। जो शिशु होता है उसका जो हाथ पांव, उसकी जो शारीरिक वृद्धि होती है वो बहुत तेज़ से होती है। अगर आप वयस्क की तुलना करें, 18 प्लस की एज की तुलना करें, वहाँ पर हमारे अंगों का विकास थोड़ा कम होता है, जबकि हमारी शिशु अवस्था में, इन्फेंट अवस्था में हमारी जो शरीर के अंगों की गति होती है बढ़ने की वो बहुत तेज़ होती है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर बेबी 2 मंथ का होता है तो ज़्यादा विकास नहीं करता। अगर बेबी 2-3 साल का हो जाता है तो क्या करता है, दौड़ने लगता है, चलने लगता है। तो इस प्रकार क्या हुआ, बहुत तीव्र गति से उसके शरीर में विकास हुआ। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं यानी कि 18 प्लस या 20 प्लस हो जाते हैं तो वहाँ पर एक लिमिटेड हमारी हाइट होती है, लिमिटेड हमारा वजन होता है। इसके बाद ज़्यादा शारीरिक वृद्धि नहीं होती है। तो क्या कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनमें शारीरिक विकास ज़्यादा देखने को मिलता है। सिर की वृद्धि दर समान नहीं होती। बाजू की परत 11 सेंटीमीटर से बढ़कर 16 सेंटीमीटर भी हो सकती है। शिशु की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। शिशु की जो वृद्धि होगी तो वहाँ पर उसकी जो मसल्स होंगी वो भी मजबूत हो जाती हैं। फिर है शिशु की आधारभूत आवश्यकताएं। जो छोटा बच्चा होता है उसकी क्या है आधारभूत आवश्यकताएं, क्या होगी, उसको ज़रूरत क्या होगी। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसको क्या ज़रूरत है, उसको केवल एक ही चीज़ से मतलब है, एक तो खाना खाना है, दूसरा रोना है, बस 2 ही चीज़ से मतलब होता है, तीसरा उसका कोई मतलब नहीं होता है। छोटे बच्चे की बात हम कर रहे हैं, छोटे नवजात बच्चे की बात कर रहे हैं। उसको आप मतलब दूध करवा दीजिए, फीड करवा दीजिए, स्तनपान करवा दीजिए, वो सो जाएगा और उसको जब भूख लगेगी तो फिर से रोने लगता है। बस 2 ही काम होते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा है, स्तनपान जारी रखना, साथ ही अन्य आहार देना शुरू करना। यानी कि जो छोटा बच्चा होता है उसको 2 चीज़ की आवश्यकता होती है शुरुआत में। जब बेबी बर्थ करता है पहली बात तो उसको स्तनपान करवाना है, दूसरी बात उसे उच्च कोटि का पोषक आहार देना है। जैसे हमारा हो गया दाल का जूस हो गया या किसी प्रकार का जूस देना, ये पोषक आहार के अंतर्गत आता है। दिन और रात में समतल बिस्तर पर सुलाना। प्रतिदिन कम से कम 16 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। जो छोटे बच्चे होंगे अगर 1 या 2 महीने या 3 महीने के होते हैं, क्या वो दिन भर सोते रहते हैं, दिन भर सो देंगे। बस एक ही काम है, अगर उनको भूख लगती है तो रोना स्टार्ट कर देते हैं, फिर मम्मी उनको दूध पिलाती है, स्तनपान करवाती है या किसी चीज़ का पोषक तत्व देती है, उसके बाद फिर से वो सो जाते हैं। तो यहाँ कहा गया कि प्रतिदिन कम से कम 16 घंटे क्या है उन्हें नींद की आवश्यकता होती है। तो ये बेबी की कुछ मूलभूत ज़रूरत होती हैं। संपूर्ण प्रतिरक्षण और संक्रमणों से सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छ पीने का पानी और पोषक आहार सम्मिलित करना चाहिए। बच्चों की जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं उसमें हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि बच्चे को किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना होने पाए, किसी प्रकार का बाहरी संक्रमण ना घेरने पाए। अगर संक्रमण घेर लिया तो उसका स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, वो बीमार हो जाएगा, सर्दी जुकाम इस प्रकार की समस्या देखने को मिलेंगी। और फिर साथ ही साथ उसे स्वच्छ पीने का पानी और पोषक आहार शामिल किया गया है, यानी कि उसे स्वच्छ पानी दिया जाना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए या ज़्यादा देर तक रखा पानी नहीं पिलाना चाहिए। ये भी आधारभूत आवश्यकता के अंतर्गत आता है। फिर है व्यायाम और खेलने के लिए सुरक्षित जगह और साफ सुंदर खिलौने प्रदान करना जिन्हें मुंह में लिया जा सके। कहने मतलब जहाँ पर बच्चा खेल रहा है, ठीक है, वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए और बच्चा जिस खिलौने के साथ खेल रहा है वो भी साफ़ होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है वो कभी कभी खिलौना अपने मुंह में रख लेता है। अगर कुछ भी चीज़ दोगी ना वो तुरंत मुंह में रखना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है। अगर कोई खिलौना गंदा है तो उसे मत दिया जाए, क्योंकि अगर गंदा खिलौना वो मुंह में रखेगा तो उसे संक्रमण होने का खतरा रहता है। तो क्या हो गया, एक प्रकार की शिशु की एक आधारभूत आवश्यकता ये भी मानी जाती है कि उसका ख्याल रखा जाए, कहीं गंदगी चीज़ है उसको टच न करने पाए, क्योंकि वो क्या होगा, उस चीज़ से इन्फेक्ट होगा और उसको तमाम प्रकार की बीमारियां घेर सकती हैं। फिर दुर्घटना की रोकथाम है संपूर्ण देखभाल की आवश्यकता है। कहने मतलब अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना से बचने के लिए हमको बेबी की पूरी देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तो ये हमारी आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं किसी बेबी की, जो हमने ऊपर पढ़ा है। फिर देखते हैं भावनात्मक ज़रूरत, वो क्या थी, वो शारीरिक ज़रूरतें थी और ये हमारी इमोशनल नीड्स होती हैं। इस अवस्था में जो शिशु की देखभाल करते हैं उनके प्रति अन्य लोगों की अपेक्षा शिशु में अधिक विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। शिशु को पर्याप्त स्नेह व प्यार न मिलने की स्थिति में वह बड़ा होकर लोगों के प्रति आक्रामक हो जाता है। कहने मतलब है, अगर पहले से किसी शिशु को सही से स्नेह और प्रेम की जो अभाव रहेगा तो बड़ा होकर वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर उत्तेजना आती है, वो आक्रामक हो जाता है, क्योंकि उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही स्नेह नहीं मिला, सही प्रेम नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, वो आक्रामक हो जाएगा और किसी के साथ भी मित्रतापूर्वक व्यवहार नहीं करेगा। फिर किसी साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार नहीं करता। उसकी बुनियादी आवश्यकता है आहार, स्तनपान, सर्वोत्तम स्नेह और प्यार और आराम और सुरक्षा। मतलब क्या है, उसकी जो बुनियादी ज़रूरत होती हैं उसमें आहार है, स्तनपान, सर्वोत्तम स्नेह और प्यार, आराम, सुरक्षा इत्यादि आदि चीज़ जो होती हैं भावनात्मक ज़रूरत के हिसाब से देखी जाती हैं। शिशु का अपनी माँ से अलग होना या बिछुड़ना विशेष रूप से 6 से 12 माह के बालक में ऊपर गहरा असर छोड़ता है। जो शिशु का अगर माँ से अलग हो जाए तो सबसे जो गहरा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है 6 से 12 माह के बच्चे के ऊपर। कैसा, मैं आपको बताऊं, अगर कोई छोटा बेबी हो वो अपनी माता को पहचान जाता है। कैसे, अगर बच्चा माँ की गोद में है, अगर कोई अजनबी आकर उसको अपनी गोद में ले लेता है तो बच्चा रोने लगता है। तो क्या हुआ, उसके अंदर किसी प्रकार की इमोशंस हैं, फीलिंग है, वो जानता है कि हम मम्मी की गोद में सेफ़ हैं और किसी अनजान की गोदी में सेफ़ नहीं है, तो वो रोने लगता है। ठीक है। और मैं आपको उदाहरण दूँ कि अगर किसी मम्मी की मान लो कोई जॉब करती हैं बाहर, ठीक है, तो अपनी बेबी को नहीं ले जा सकती, तो कभी कभी वो घर पर छोड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है, उसको भी इस मतलब अभाव से, अगर मम्मी उसकी नहीं है तो उसका उस वहाँ पर अनुपस्थिति का उसको एक प्रकार की फीलिंग होती है, हर्ट होता है। ऐसा बच्चा अक्सर रोता रहता है, खाना भी नहीं खाता और दुखी में उदासीन हो जाता है। कहने मतलब उसकी माँ की कमी खलने लगती है तो बच्चा रोने लगता है, दुखी रहता है और उसका जो विकास होगा वो भी सही से नहीं होगा और उसका जो मन रहेगा वो उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट है शिशुओं में होने वाली बीमारियां एवं उनका उचित समाधान। अब क्या है, अस्वस्थ शिशु व मादी की देखभाल करना नर्स का उत्तरदायित्व होता है। नर्स का यहाँ पे देखो, अगर अस्वस्थ है कोई शिशु या बच्चा या माँ, तो उसका जो ख्याल रखना ये नर्स का उत्तरदायित्व भी होता है। और जो फैमिली में रहने वाले मेंबर होते हैं, जो फैमिली में रहने वाले सदस्य होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है माँ की देखभाल करना और बेबी की देखभाल करना। नर्स को माता का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, उसे बच्चे की बीमारी से भयभीत नहीं होने देना चाहिए। कहने मतलब अगर कोई बेबी बर्थ किया है, न्यू बॉर्न बेबी है, बर्थ किया है और उसको किसी प्रकार की बीमारी है, ठीक है, तो नर्स को ये उत्तरदायित्व बनता है कि उसकी मम्मी को उसकी मोटिवेशन करें, मतलब उसको प्रेरणा दें कि अगर हाँ ये बीमारी है तो ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं, घबराना नहीं है, उस बीमारी से घबराना नहीं है, उसको पॉजिटिव वे में लेना है और उसकी मम्मी को बताना है कि हाँ बीमारी ही तो है, वो ठीक हो जाएगी। उसको भयभीत नहीं करना है, उसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना है। किसका, मम्मी का, अगर बच्चे की बीमारी है तो। नर्स को बच्चे की बीमारी या उसके प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देकर उसकी माँ का भय दूर करना चाहिए। अगर बच्चे को बीमारी है तो नर्स का उत्तरदायित्व बनता है कि बच्चे की माँ को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उससे बोलना चाहिए कि ये तो बीमारी है, ये दूर हो जाएगी, दवा से दूर हो जाएगी। मतलब क्या है, उसका इस प्रकार का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उसका विश्वास बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि उसको डरा दो कि हाँ ये तो बीमारी है, जल्दी ठीक नहीं होती है, मतलब उसको डराना नहीं है। एक प्रकार से क्या करना है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना होता है। फिर है शिशु रोगियों की देखभाल। अगर कोई शिशु है, अगर रोगी है तो उसकी देखभाल कैसे करेंगे। शिशु रोगियों की देखभाल में निम्नलिखित बिंदु शामिल होते हैं। TPR लेना, ये TPR लेना होता है यानी कि हॉस्पिटल में लिया जाता है TPR। सेकंड है मल मूत्र एवं रक्त का नमूना। अच्छा, ये नमूना आप घर पे नहीं ले सकते हैं, घर पे ले तो सकते हैं लेकिन उसकी जांच नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको हॉस्पिटल की सुविधा चाहिए होती है। तो बच्चे की अगर कोई रोगी बच्चा है, कोई रोगी शिशु है तो उसकी जाँच करवाना है तो ये चीज़ जाँच हॉस्पिटल में होती है। तो हमको मल मूत्र एवं रक्त के बारी बारी से नमूना लेकर उसको जाँच करनी चाहिए समय समय पर कि बच्चा अगर रोगी है तो उसके अंदर क्या दिक्कत है और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं।
फिर है दवाई देना। अगर बच्चा बीमार है, ठीक है, तो उसको जाहिर सी बात है दवाई देंगे। अब विभिन्न प्रकार की कोई प्रकार की अगर समस्या है तो उसका समाधान करेंगे। नेक्स्ट है इंजेक्शन देना, तो इंजेक्शन देना ही बात हो गई, नाम ही से स्पष्ट हो रहा है। इंट्रावीनस इन्फ्यूजन होता है, सब क्यूटेनियस होता है, एक इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन होता है जिसे हम IM बोलते हैं। इंट्रा मास्कुलर इंजेक्शन वो होता है जो हमारी मतलब त्वचा के नीचे लगाया जाता है, IM बोलते हैं, इंट्रा मास्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। फिर कास्ट स्प्लिंट, खपची अथवा टक्सन पर पड़े शिशु की देखभाल करना। कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो रखे जाते हैं इस खच्चर स्प्लिंट पे, तो वहाँ पर जब बच्चा रखा जाता है तो उसकी प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए, शिशु की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। फिर है ऑक्सीजन की थेरेपी का प्रयोग करते समय शिशु की देखभाल करना चाहिए। अगर बच्चे की ऑक्सीजन थेरेपी हो रही है, मतलब ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो वहाँ पर बच्चे की देखभाल करना अति आवश्यक होता है। भोजन की समय की सुनिश्चितता करना, यानी कि देखो यहाँ पर भोजन की सुनिश्चितता है वो बेबी पर है। कहने का मतलब है बेबी को टाइम पर खाना देना, टाइम पे दवा देना, टाइम पे सुलाना, यानी हर काम टाइम पे करोगे तो बेबी ऑटोमेटिक स्वस्थ एवं निरोग रहेगा। मान लो अगर बेबी को आपने सुबह स्तनपान कराया और सीधा शाम को करवाते हैं तो बेबी दिन भर भूखा रहेगा, उसकी सेहत पर भी असर पड़ेगा। इसलिए आप समय का सुनिश्चित करिए कि हाँ हम सुबह दूध पिलाएंगे, शाम को पिलाएंगे, दोपहर में पिलाएंगे, तीनों टाइम पिलाएंगे। मतलब क्या है, उसको क्या है समय समय पर आवश्यकता अनुसार सब चीज़ प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। फिर है बच्चों के वार्ड में दुर्घटना से बचाओ। बच्चों की जो वार्ड में दुर्घटनाएँ होती हैं उनसे बचाव के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। फिर दवाइयाँ, मेडिसिन मैंने बता दिया कि मतलब जो मेडिसिन दवाइयाँ होती हैं उनको भी सही से देना चाहिए, ये हमारी एक क्या है उपचार के रूप में देखी जाती हैं। फिर है शिशु की दैनिक देखभाल, मतलब डेली केयर ऑफ द बेबी कैसे की जाती है। नाभि नाल की देखभाल, केयर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, ये क्या होता है, शिशु के नाभि को संक्रमण से बचाने के लिए उसे सूखा रखने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है अगर बेबी बॉर्न करता है तो उसकी जब मतलब तुरंत बच्चा डिलीवर हुआ, उसका तुरंत बर्थ किया तो उसकी जो नाभि होती है वो गीली होती है, ठीक है। वो तुरंत बच्चा पैदा होगा तो उसकी जो नाभि होती है वो गीली होती है। नाभि को स्पिरिट से साफ़ करें, ठीक है। जो एनम बर्थ करवाती हैं या दाई माँ होती हैं जैसे गांव वगैरह में, तो जो बर्थ करवाती हैं तो जो उसकी नाभि होती है उसको स्पिरिट से साफ़ करना चाहिए। स्नान के दौरान नाभि का गीला होना चिंता की बात नहीं, इससे घाव भरने में रुकावट या संक्रमण पैदा होने का डर नहीं होता। कहने मतलब अगर नाभि, पहली बात तो नाभि सूखी होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करिए कि नाभि सूखी रहे, अगर गीली रहती है तो वहाँ पर संक्रमण होने का खतरा अधिक रहता है। फिर दूसरी बात है अगर बच्चे को आप नहला रहे हैं तो जब नहलाएंगे तो उसकी नाभि जो है वो गीली हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि गीली होने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो फिर सूख जाएगी, इससे घबराने और संक्रमण पैदा होने की कोई चांसेस कम रहते हैं। सामान्यतः नाल 5 से 15 दिन के बीच में सूख कर गिर जाती है। बेबी जब बर्थ करता है तो उसके 5 से लेकर 15 दिन के बीच में उसकी नाभि अपने आप सूख कर गिर जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, नाभि एक प्रकार की सूख कर गिर गई। फिर त्वचा की देखभाल करना, त्वचा की देखभाल कैसे होती है। केयर ऑफ द स्किन ऑफ द बेबी, नवजात शिशु की त्वचा काफ़ी कोमल होती है। हम आपको बताऊं, नवजात जो शिशु होता है उसकी त्वचा इतनी कोमल होती है, इतनी पतली होती है कि अगर बेबी बर्थ करता है, तुरंत बर्थ किया हो, आप उसको देखें तो उसका शरीर एकदम खून के जैसा लाल होता है, हल्का लाल होता है। क्योंकि इसलिए लाल होता है क्योंकि उसकी जो स्किन है वो बहुत पतली होती है और स्किन के नीचे हमारी नसें होती हैं, नसों में रक्त भरा होता है जो लाल रंग का होता है। इसीलिए जो बेबी बर्थ करता है तो उसकी जब तुरंत देखेंगे तो बेबी हल्का रेड कलर का होता है, ठीक है। रेड कलर का धब्बा जैसे होता है ना, वैसे उसका पूरा शरीर होता है, क्योंकि क्या है उसकी स्किन बहुत पतली होती है। बाद में जैसे बेबी बढ़ता है क्या होता है, उसकी स्किन की मोटाई बढ़ती है, उसका शारीरिक विकास होता है, ठीक है। इसलिए शिशु को नहलाते समय हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। अगर बेबी बर्थ किया है तो उसको ऐसा नहीं ठंडे पानी से नहला दिया, उसको हल्का गुनगुने पानी से नहलाएंगे तो उसकी जो त्वचा होगी वो मजबूत होती है, दृढ़ होती है, ठीक। चाहे वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पानी में नहाने से शिशु की त्वचा ड्राई हो जाती है। कहने मतलब चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हल्का गुनगुने पानी से नहलाना चाहिए, जो उसकी त्वचा होगी वो क्या होगी, ड्राई होगी। फिर है आँखों की देखभाल। आँखों की देखभाल कैसे, आँखों को रोजाना बोरिक स्वाब से साफ करें तथा संक्रमण से बचाव हो तो उनका निरीक्षण करें। अगर संक्रमण हो तो चिकित्सक को सूचित करें तथा तत्काल उपचार करवाएं। कहने मतलब अगर आँखों को रोजाना क्या साफ करना चाहिए। अब घर पे तो बोरिक स्वाब आप तो मिलता है नहीं, ठीक है। आप ऐसा करिए, अच्छे से कपड़े से आप आँख को साफ कर सकते हैं। अगर कोई संक्रमण हो गया है तो उसको परामर्श लेने के लिए आप डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर आपको उचित मार्गदर्शन देंगे, ठीक है। वजन और ऊंचाई, जन्म के समय
तथा उसके बाद नियमित वजन तथा ऊंचाई नापी जानी चाहिए। देखो जब बेबी बर्थ करता है हॉस्पिटल में तो वहाँ पर एक कार्ड मिलता है, तो वहाँ पर बेबी का लंबाई, वजन, डेट, समय सब लिखा रहता है। उसमें कितने टाइम बेबी बर्थ किया, कितने टाइम बच्चा जन्मा ये भी लिखा होता है, कितना वजन है ये भी लिखा होता है, कितनी हाइट है सब कुछ लिखा होता है। मतलब क्या है, उस कार्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल होती है। तो इसीलिए कहा गया है वजन और उसकी क्या है ऊंचाई की हमेशा नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। टेम्परेचर, दिन में 2 बार मलाशय का तापमान रेक्टल टेम्परेचर लें। कहने मतलब जब बेबी तुरंत जन्म लेता है तो वहाँ पर रेक्टल ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पर जो हमारा होता है वहाँ पर मलाशय का तापमान देखा जाता है। ये प्रोसेस जो होती है ये हॉस्पिटल में होगी, यहाँ पर घर पे नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर रेक्टल टेम्परेचर नहीं होता है। शिशुओं में जन्मजात विसंगतियाँ। जन्मजात विसंगतियाँ कहने मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको कौन सी समस्या होती हैं जो जन्मजात विसंगतियाँ के रूप में देखने को मिलती हैं। आनुवांशिक एवं पर्यावरण संबंधी कारकों द्वारा जन्मजात विकार अथवा विकृति उत्पन्न हो जाती है। आनुवांशिक वो चीज़ें होती हैं जो अगर माता के किसी प्रकार का बीमारी रोग है तो वही बीमारी रोग उसके बच्चे में आ जाए उसे हम आनुवांशिक कहते हैं। जैसे हीमोफीलिया का होता है, ये हमारा आनुवांशिक रोग होता है। अगर मम्मी को या पापा को किसी के हीमोफीलिया है तो बच्चे के हीमोफीलिया होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हीमोफीलिया जो होता है ये हमारा आनुवांशिक रोग होता है। अब है पर्यावरण संबंधी कारकों द्वारा जन्मजात विकार अथवा विकृति होना। कहने मतलब पर्यावरण अगर बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, जिस पर्यावरण में महिला रह रही है और गर्भवती है और वहाँ का पर्यावरण जो है हमारा एटमॉस्फेयर है, कल्चर है, वो गंदा है, तो जब बेबी बर्थ करेगा तो उसमें कुछ प्रकार की विसंगतियाँ, मिसकैरेज या किसी प्रकार की विक्षिप्त देखने को मिल सकती है। आपको बताएं, यूपी का एक ज़िला है, ठीक, यूपी का एक शहर है कानपुर। आप वहाँ चले जाइए, वहाँ कितना प्रदूषण है कि अगर आप 1 साल रहेंगे तो आपके सर के बाल गिर जाएंगे। किस लिए गिर जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, वहाँ पानी पीने योग्य नहीं मिलता। ठीक है, यही हाल दिल्ली का भी है। तो ये सब प्रदूषण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, धीरे धीरे पड़ता है, लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन बाद में महसूस होता है कि हाँ ये प्रदूषण की वजह से होता है। देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विसंगतियाँ। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब जो हमारे न्यूरॉन से दिक्कत होती है उसमें क्या होता है, इसमें है जल शीस्र हाइड्रोसेफलस। इसमें क्या है, मस्तिष्क की वेंट्रिकुलर सिस्टम में मस्तिष्क मेरुद्रव की अत्यधिक मात्रा के कारण मस्तिष्क संबंधी यह बीमारी होती है। जो हमारा मस्तिष्क मेरुद्रव होता है ये मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो यह बीमारी देखने को मिलती है, जिसे हिंदी में जल शीस्र और हाइड्रोसेफलस इंग्लिश में बोलते हैं। प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में 3 से 5 शिशुओं में इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है। कहने मतलब है अगर 3 से 5 नवजात शिशु इस बीमारी से प्रभावित दिखते हैं 1000 में। फिर है स्पाइना बिफिडा। इसमें क्या होता है, स्पाइना बिफिडा तंत्र के नाल की विकृति है। ये भी एक प्रकार की है न्यूरॉन से संबंधित बीमारी है। इस शब्द का अर्थ है दरार मुक्त रीढ़ या मेरुरज्ज का पूरी तरह घिरा न होना। स्पाइना बिफिडा का गंभीर रूप से होता है जिसमें दरार वाली जगह के नीचे की पेशियाँ कमज़ोर होती हैं या उसके नीचे के हिस्सा में लकवा मार जाता है। मतलब स्पाइना जो बिफिडा होता है एक प्रकार का लकवा हो जाता है जिसमें बच्चा क्या है उठ नहीं पाता या कोई अपना हाथ पैर नहीं जला पाता, उसका क्या होता है लकवा हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, वहाँ पर संवेदनशीलता खत्म हो जाती है और मल मूत्र विसर्जन पर नियंत्रण नहीं रहता। आप इतना समझ लीजिए कि उसका तंत्रिका तंत्र होता है जो काम नहीं कर पाता, इसलिए अगर बच्चे को टॉयलेट लगी है तो वो जान नहीं पाता और कर लेता है। क्या मतलब उसका मल मूत्र नियंत्रण पर उसका तापमान उसका क्या रहता है कंट्रोल नहीं रहता, वो कर देता है, उसको जान नहीं पता कि हमको कब टॉयलेट लगी है और हमको कब मलमूत्र त्याग करना है। तो इसको क्या हम बोलते हैं, स्पाइना बिफिडा बोलते हैं। ये प्रकार की तंत्रिका में हुई विसंगति होती है, न्यूरॉन में होने वाली विसंगति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, देखो ये हमारी कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, इनसे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, फिलहाल मैं आपसे पढ़ दे रहा हूँ। एक बच्चे को घातक ल्यूकेमिया होने पर प्रिडनाइसोन के साथ कीमोथेरेपी की जाती है। प्रिडनाइसोन का साइड इफेक्ट मनोदशा परिवर्तन होता है। इसका जो होता है वो होता है मूड चेंजेस। फिर युवा बच्चों में मस्तिष्क ज्वार की अति गंभीर समस्या परदीय परिसंचरण पतन है। फिर नेक्स्ट क्या है, फीनिल केटोन्यूरिया से ग्रसित बच्चों में आहार संबंधी उपचार में कम फिनिल एलनिन युक्त आहार शामिल किया गया है। स्त्रियों में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। अपगर स्कोर वर्जीनिया अपगर ने वर्ष 1992 में विकसित किया था। आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए कि वो अपगर एक एपीजी अपगर स्केल होती है, स्कोर होता सॉरी, उसमें 1952 में अब वर्जीनिया के अपगर ने इसे विकसित किया था। अब देखेंगे बच्चों में आहार नलिया समस्याएं क्या होती हैं, खाने पीने मतलब कि गले संबंधी बीमारियां क्या होती हैं। इसमें देखो क्या लिखा है,
क्लेफ्ट फ्लैट एवं क्लेफ्ट लिप, कटे तालु एवं कटे होंठ। नवजात शिशुओं में कटे होंठ या कटे तालु के सामान्य जन्म के दोष पाए जाते हैं। ये गर्भावस्था के दौरान शिशु के चेहरे पर ऊतकों में अधूरे विकास के कारण होता है। कहने मतलब अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है और उसका सही से विकास नहीं हो पाता है, उसके ऊतक जो होते हैं वो अधूरे रहते हैं, इस प्रकार के चेहरे में कभी अभी आपने देखा होगा लोगों के होंठ कटे हो जाते हैं। अब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पर उसके होंठ कहीं कटे होते हैं, तालु कहीं कटे होते हैं, तो ये गर्भावस्था के अंदर ही ये कमी देखने को मिलती है, विसंगति देखने को मिलती है। उसके होंठ फट जाते हैं, एक प्रकार का हमने देखा होगा कि उसके होंठ कट जाते हैं। हमने तो देखा है ऐसे लड़कों को ज़्यादा देखा है, लड़कियों को तो थोड़ा कम देखा है, लेकिन लड़कों को ये बीमारी होते देखा है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान क्या है, उनके शरीर में ऊतकों की वृद्धि सही से नहीं हो पाती, इसलिए इस प्रकार की विसंगति देखने को मिलती है। नेक्स्ट है खंडोष्ठ, ऊपरी होंठ में दरार होती है। यह ऊपरी होंठ की एक तरफ भी हो सकता है या दोनों तरफ भी हो सकता है। कभी कभी नाक के ऊपरी जबड़े तक बढ़ने पर बहुत गंभीर हो सकता है। कभी कभी होता है कि जबड़े से लेकर नाक तक भी हमारे क्या होंठ फटा होता है। ठीक है, तो यह क्या है, ये भी एक प्रकार की विसंगति देखने को मिलती है। नेक्स्ट है खंडोष्ठ व खंड तालु आमतौर पर जन्म के समय देखा जाता है। गर्भावस्था की नियमित स्कैनिंग से इसका पता लगाया जा सकता है। गर्भावस्था की जो नियमित स्कैनिंग से इसका पता लगाया जा सकता है। सर्जरी से खंडकोष्ठ व खंडताल का उपचार किया जाता है। कहने मतलब अगर किसी की होंठ कटी है तो वहाँ पर सर्जरी कर इस समस्या का निराकरण किया जाता है। शिशु की संवाद कौशलताओं में सुधार लाने के लिए बोलने व भाषा चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। कहने मतलब अगर किसी की शिशु है, उसकी संवाद यानी बातचीत करने की कौशलताओं में सुधार लाने के लिए क्या चिकित्सक की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम देखेंगे इसोफेजियल एट्रेसिया, आहार नली या ग्रास नली की अविवरता या अछिद्रता, यानी कि क्या है, उसका आहार नली में अछिद्रता, छिद्र कहीं देखने को मिलता है। यह एक जन्मजात असामान्यता है जिसमें भ्रूणीय विकास के दौरान अपूर्णता के कारण ग्रास नली, ग्रसनी एवं अमाशय के बीच निरंतरता नहीं हो पाता। ग्रास नली का नासूर के द्वारा श्वास नली से संबंध हो सकता है, जिसे श्वास नली, ग्रसिका, नालवर्ण या नासूर के नाम दिया जाता है। ये हमारा जैसे पहले ज़माने में कैंसर को नासूर बोला जाता था, तो अब भी नासूर ना बोल के उसे कैंसर बोला जाता है। जो हमारा कैंसर मनाया जाता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, डायाफ्रोमेटिक हार्निया या हाइटस हार्निया। इसमें क्या होता है, उदारीय अंगों के डायफ्राम में उपस्थित दोष या विकार के परिणाम स्वरूप वक्ष गुहाओं में उत्क्षेपण हाइटस कहलाता है। वक्ष जो होते हैं वो उत्क्षेपण हो जाता है, तो जब ये उत्क्षेपण हो जाएगा तो वहाँ पर हाइटस कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइटस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अछिद्रित मलदार या गुदा एनस बोलते हैं इसको। अविरता का एक जन्मजात बीमारी है जिसमें गुदा अनुपस्थित या बाधा मुक्त होता है। ज़्यादातर मामलों में गुदा अविवृता ठीक किया जा सकता है। कहने मतलब अगर किसी का अछिद्रित मलदार या गुदा है तो उसको क्या करना है, उसको ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, उसको उस चीज़ का सलूशन होता है। आंतरिक अवरोध, इसमें क्या है, नवजात शिशु जन्मों में प्रति 15 में से इस नवजात शिशु में जन्मजात आंतरिक अवरोध उत्पन्न हो सकता है। आंतरिक अवरोध ये होता है, आंतों में होने वाला अवरोध होता है, उसे हम आंतरिक अवरोध बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। फिर है ओम फेल्यूसिल नाभि वर्धम या हर्निया। इसमें क्या है, नाभि रज्जु अम्बिलिकल कॉर्ड में आंतरों का वर्ध या हर्निया होमोफिलियल कहलाता है। क्या है, आंतरों का वर्ध होना मतलब घुमावदार होना, उसे हम हार्निया बोलते हैं। नेक्स्ट है हृदय विकार। आप बच्चे में देखेंगे हृदय विकार क्या होता है, महाधमनी के निसंकुचन। इस देखो हेडिंग है, इस जन्मजात विकार में महाधमनी तथा आंतरिक व्यास कम हो जाता है। मुख्यतः यह 2 प्रकार होता है। जो महाधमनी होती हैं उनका जो आंतरिक व्यास होता है, जो इंटरनल डायमीटर होता है, वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार क्या बोलते हैं, निसंकुचन। मतलब क्या हो गया, वो क्या हो गई, कोरेक्टेक्शन हो गई, कोरेक्टेक्शन ऑफ अरोटा, मतलब महाधमनी का निसंकुचन हो गया। और यह 2 प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, जो धमनी होती है उसका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो कम हो जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक नलिका पूर्व और दूसरा होता है नलिकोत्तर। इसमें पढ़ेंगे नलिका पूर्व में क्या होता है, प्रीडेक्टल में क्या होता है। प्रकार में सब क्लेवेनियन धमनी एवं डाक्ट आर्टियोसिस के मध्य सुगड़न विकसित हो जाती है। यानी कि डाक्ट आर्टियोसिस और धमनी के बीच क्या होती है, एक सुगड़न विकसित हो जाती है। अब नलिकोत्तर में क्या है, इस प्रकार में सुगड़न डक्ट्स आर्टियोसिस के ऊपर या उससे दूरस्थ भाग पर हो जाता है। जो डक्ट्स आर्टियस है वह क्या हो जाता है, दूरस्थ भाग में स्थित हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नलिकोत्तर, यानी दूर हो जाता है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे नलिकोत्तर। अब बोलते हैं अनावृत फुफ्फुस धमनी, महाधमनी मार्ग या पेटेंट कार्डक्ट कार्डियोसिस। इसमें क्या होता है,
अनावृत फुफ्फुस धमनी एवं महाधमनी के मध्य का संयोजन या मार्ग जिसे डक्ट्स आर्टेरियोसिस कहते हैं, जो गर्भाशय जीवन में विद्यमान रहता है, इस एवं सामान्यतया जन्म के समय बंद हो जाता है। कहने का मतलब ये जो समय के मतलब जन्म के समय जो होता है ये बंद हो जाता है। देखो ये वीडियो आपको थोड़ा एक चैप्टर थोड़ा आपको टफ लगेगा। मैं इस चैप्टर का एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें थोड़ा आपको यहाँ से इजी लगेगा। ठीक है, ये आपको थोड़ी चीज़ें कम समझ में आ रही होंगी, थोड़ा वो समझ में आ रही होंगी, हमको पता है क्योंकि ये टॉपिक हमने एएनएम की बुक से, ये टॉपिक हमने एएनएम की बुक से वहाँ से उठाया है। ठीक है, ऐसा कहीं अच्छी सर्टिफाइड बुक है, ठीक, अच्छे पब्लिकेशन है कि तो मैंने वहाँ से इसको उठाया है, ऐसे कहीं ऐरा गैरा बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बुक का मटेरियल है। ठीक है, तो आप इससे पढ़िए निसंकोच। मैंने देखो हम जहाँ तक कोशिश करते हैं कि एक टॉपिक हम 2-3 वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। इसके एमसीक्यू टाइप मैंने करवा दिया पहले ही, इसके एमसीक्यू टाइप मैंने पहले ही करवा दिया। पार्ट नंबर 12 से आपको मेरी प्लेलिस्ट में मॉक टेस्ट सीरीज नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने मॉक टेस्ट इस वीडियो के मतलब इस लेक्चर के पहले मैंने मॉक टेस्ट करवा दिया है। आप चाहें तो वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पर मैंने 41 क्वेश्चन कराए हैं प्रीवियस ईयर को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन कठिन लग सकते हैं, लेकिन हाँ इतना मान के चलिए एग्ज़ाम कोई इतना ईजी नहीं होने वाला है। ठीक है, पढ़ाई अच्छी रखिए, पढ़ते रहिए, चाहे हमसे पढ़िए चाहे जहाँ पढ़िए, लेकिन पढ़ाई अपनी बेटर रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है कभी कभी यह जन्म के पश्चात भी बंद नहीं होता, जिससे परिणाम स्वरूप महाधमनी फुफ्फुस धमनी रक्त का पार्श्वपतन या अपचालन होता रहता है। इस असामान्यता को पेटेंट डक्ट्स आर्टेरियोसिस या अनावृत फुफ्फुस महाधमनी का मार्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आलिंदी पटलीय दोष या एर्टियल सेप्टल विकार। इसमें क्या होता है, यह बच्चे में होने वाला जन्म दोष है जो हृदय के ऊपरी कक्षों एर्टिया के बीच स्थित दीवार में एक छेद के कारण होता है। जो हृदय की एट्रिया होती है उसमें एक दीवार होती है, उसमें एक छेद का कारण जो होता है वो हमारी आलिंदी पटलीय दोष या एर्टियल स्पेटल विकार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल निलयागत दोष। इसमें क्या होता है, इस दोष में बाएं व दाहिने निलय के मध्य एक जन्मजात असामान्य छिद्र की वजह से हृदय दोष उत्पन्न हो जाता है। इसमें जो बायां और दाहिना हमारा निलय हो उसमें एक असामान्य छिद्र उत्पन्न हो जाता है, उसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल या निलयागत दोष बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे जो दोष हैं ये हृदय से संबंधित दोष हैं। फिर हमारा फुफ्फुसीय कपाटीय संकुचन या संकशयन, यह एक अवरोध प्रतिकार है जो दाहिने निलय से रक्त प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न करता है। फुफ्फुसीय कपाट की कर्पितिकाओं के उद्गम स्थल पर ही एक दूसरे से चिपक जाने के कारण रक्त प्रवाह उपलब्ध हो जाता है। कहने मतलब क्या है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो वहाँ पर जो रक्त का प्रभाव होता है वो कम्प्लीटली अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। तो ये प्रकार का है हमारा, ये हृदय विकार के अंतर्गत आता है बच्चों में, छोटे बच्चों में। फिर है महाधमनी संकुचन। इसमें क्या होता है, इसमें प्रायः महाधमनी कपाट के विकारग्रस्त होने के कारण बाएं निलय से रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। इसमें क्या होता है, रक्त प्रवाह जो हमारा है वो अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, रक्त का जो फ्लो होता है वो सही से नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रकार की बोलते हैं महाधमनी संकुचन। ठीक है, एरोटिक सिंटियोनिसिस, ठीक है, इसको महाधमनी बोलते हैं। गर्भवती महिला एवं गर्भ में पल रहे बच्चे को टिटनेस की बीमारी से बचाने के लिए गर्भावस्था में जितनी जल्दी हो सके टिटनेस टॉक्साइड या प्रथम बूस्टर टीका का द्वितीय टीका एवं माह के अंतराल तक लगाया जाता है। मतलब बच्चों को बचाने के लिए, गर्भ में पल रहे बच्चे को टिटनेस से बचाने के लिए गर्भावस्था में ही महिलाओं को टिटनेस का टीका लगा दिया जाता है कि बच्चे को किसी प्रकार की टिटनेस ना होने पाए। अब देखेंगे शिशुओं के लिए टीका, छोटे बच्चे होते हैं कौन सा टीका लिया जाता है जन्म के बाद। देखो जन्म से ये हमारा 1.5 महीने का है, 0 से 1.5 महीने की अगर आयु है बच्ची की तो वहाँ पर BCG का एक खुराक तथा OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन OPV का होता है ओरल पोलियो वैक्सीन की एक 0 खुराक दी जाती है। फिर हेपेटाइटिस का B का प्रथम टीका यहाँ पर लगाया जाता है और DPT का प्रथम टीका लगाया जाता है। ये जब लगाया जाता है जब बच्चा हमारा 0 से 1.5 माह का होता है। ठीक है, फिर है 2.5 माह की आयु पर। इसमें क्या है, DPT का द्वितीय टीका लगता है, हेपेटाइटिस B का द्वितीय टीका लगता है, पोलियो OPV का द्वितीय टीका लगता है। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन का टीका लगता है। फिर हमारा है यहाँ पर बात की गई है 3.5 महीने की। इसमें क्या है, DPT का तृतीय टीका, हेपेटाइटिस B का तृतीय टीका और पोलियो B का तृतीय टीका लगाया जाता है। देखो आप इसको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है कि अगर बच्चा 3.5 माह का है तो वहाँ पर कौन सी टीके का कौन सा डोज दिया जाता है। तो आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, कहीं एग्जाम में भूले से आपको देखने को मिल जाए तो आपका सही आंसर कर पाएँ।
फिर 9 से 12 माह की आयु पर खसरा मीजल्स का टीका दिया जाता है, यानी कि 9 से 12 माह का अगर बेबी हुआ तो उसे खसरा या मीजल्स का टीका दिया जाता है। खसरा का दूसरा नाम मीजल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 16 से 24 माह की आयु पर डीपीटी का बूस्टर टीका, पोलियो ओपीबी का बूस्टर टीका ये होता है 16 से 24 माह की आयु के बीच लगाया जाता है। 5 से 6 वर्ष की आयु पर डीटी का टीका फिर से लगाया जाता है। 10 से 16 वर्ष की आयु पर टीटी टेटनेस का टीका लगाया जाता है। भारत सरकार सब रोगों के बचाव के लिए टीका लगाने का एक कार्यक्रम चला रखा था। कौन सा कार्यक्रम चला रखा था आप जानते हैं? वो कार्यक्रम था हमारा मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो था उसमें बच्चों के लिए टीकाकरण की बात की गई है, यानी टोटल वैक्सीनेशन जो था वो मिशन इंद्रधनुष कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, जो यहाँ पे वही लिखा भी है। देखो, भारत सरकार ने 7 बीमारियों के लिए टीका लगाने का एक प्रोग्राम इंद्रधनुष के नाम से चला आ रहा है। और इसमें देखो 7 टीके कौन कौन से आते हैं, कहीं आप जो एग्ज़ाम में ये मिल जाए कि 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें कहा गया हो इसमें कौन सा जो हमारा मिशन इंद्रधनुष के तहत टीका लगाया जाता है, जिसके लिए टीका लगाया जाता है। तो वहाँ पर देखिए इसमें डिप्थीरिया नंबर 1, होपिंग कफ का निकाली खांसी 2, टिटनेस 3, पोलियो 4, टीबी 5, मीजल्स 6, हेपेटाइटिस बी 7 ये टीका शामिल थे। ये टीका 2 वर्ष की आयु तक के बच्चे के लिए लगाए जाते हैं। फिर है कुछ चयनित जिलों में जेई, जापानी इंसेफ्लाइटिस, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा को भी शामिल किया गया है, यानी कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर मिशन इंद्रधनुष के तहत जेई, जापानी इंसेफ्लाइटिस और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा को भी शामिल किया गया था। ऐसे कहीं पे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिले थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016 में रूबेला, जापानी इंसेफ्लाइटिस, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, बाइवेलेंट और रोटा वायरस के टीके भी इस प्रोग्राम में शामिल किए गए। बाद में ये हुआ कि 2016 में ये हुआ कि जापानी जो बुखार आता है उसमें और पोलियो वैक्सीन के जो बाइवेलेंट है और रोटा वायरस के टीके भी इस प्रोग्राम में शामिल किए गए। किसमें? मिशन इंद्रधनुष में शामिल किए गए। नेक्स्ट है स्तनपान। स्तनपान मतलब बच्चे को ब्रेस्ट फीड कैसे करवाना है, बच्चे को स्तनपान कैसे करवाना है। इसमें देखते हैं शिशुओं के पोषण की शुरुआत भ्रूणावस्था में प्लेसेंटा की सहायता से माता की गर्भावस्था में होता है और जन्म के बाद माता अपने दूध द्वारा उसका पोषण करती है। कहने मतलब है कि बच्चा पेट के अंदर होता है, गर्भावस्था में होता है, तो उसका पोषण किससे प्राप्त होता है? बेबी का प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से बेबी को पोषण प्राप्त होता है। ठीक है। अब उसके बाद बच्चा बर्थ कर गया, क्या हुआ? अपनी माँ की गर्भावस्था से बाहर आ गया, तो उसको बाहर क्या है? पोषण दिलाना है। तो उसमें पोषण में क्या आता है? स्तनपान शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करता है। माँ के दूध में लैक्टोफेरिन नामक तत्व होता है जो बच्चे के आंत्र में लौह तत्व को बांध देता है और लौह तत्व के कारण शिशु की आंत्र में रोगाणु उत्पन्न नहीं। कहने मतलब जो माँ का जो दूध होता है उसमें लैक्टोफेरिन नामक तत्व होता है, ठीक है, जो बच्चे की आंत में जाकर लौह तत्व को बांध देता है। जब ऐसे बांध देगा तो क्या होगा? जो शिशु के आंत रोगी संबंधी जो रोगाणु होंगे वो पनपने नहीं पाते, वो मर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब बेबी बर्थ करे तो वहाँ पर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध पिलाना चाहिए। उसमें तमाम प्रकार की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब कुछ होता है उस दूध में। इसलिए बेबी को प्रथम दूध बच्चे को माँ का ही पिलाना चाहिए, बॉटल फीड नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रसव के आधे घंटे में स्तनपान कराना चाहिए। यदि शिशु का जन्म सीजेरियन तकनीक से हुआ तो 4 से 6 घंटे के बाद माँ का स्तनपान कराना चाहिए। कहने मतलब अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो बच्चे को आधा घंटे बाद क्या स्तनपान करवाना चाहिए। अगर माँ का ऑपरेशन हुआ है, छोटा या बड़ा सीजेरियन हुआ है, तो वहाँ पर उसके 4 या 6 से घंटे के भीतर माँ को दूध पिलाना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए। शुरू के दिनों में जो दूध माँ के स्तनों से निकलता है वह गाढ़ा पीला होता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। मैंने बताया ना, जो माँ का पहला दूध होता है गाढ़ा, उसमें कोलेस्ट्रम होता है, उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। हल्का पीला और गाढ़ा होता है, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। फिर देखेंगे कोलेस्ट्रॉम में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। यह नवजात शिशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकसित करने में मदद करता है। जो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और तमाम प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिससे जो बेबी की क्षमता होती है, पावर होती है रोगाणु से लड़ने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखेंगे स्तनपान कराते वक्त माता की स्थिति, मतलब अगर मदर बच्चे को फीड करवा रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, तो मदर की सिचुएशन क्या होनी चाहिए? बैठ के पिला रही है, खड़े होकर पिला रही है, लेट के पिला रही है, उसको पढ़ेंगे। इसमें जो पहला दिया है वो करवट लेकर। सीजेरियन वर्ग की महत्ताएँ, यानी जो सीजेरियन वर्ग की महत्ताएँ, यहाँ सीजेरियन जो वर्ड है ना, ये ऑपरेशन है। सीजेरियन जो वर्ड है ये ऑपरेशन होता है, जो मदर का ऑपरेशन होता है उसे हम सीजेरियन बोलते हैं। आपने सुना होगा कि उनको बड़े ऑपरेशन से लड़का हुआ, उनको बड़े ऑपरेशन से लड़की हुई, तो उसे हम सीजेरियन मेडिकल लाइन में
ऑपरेशन को सीजेरियन बोला जाता है। अब लिखा है किसी महिला को अगर सीजेरियन हुआ है तो क्या है, बेबी को अपने ऊपर लिटा नहीं सकता तो उसको साइड में लिटाकर उसको दूध पान करवाता है। निचले स्तन से दूध पान कराते समय पसलियों के बीच तकिया रखकर माता के शरीर को हल्का ऊपर उठा दिया जाना चाहिए। ठीक है, करवट लेना है तो क्या करना है, माता के शरीर को हल्का ऊपर उठा दिया जाए, जिससे बेबी अच्छे से फीड कर पाए। अब देखो इसमें माता जो है बैठकर दूध पिला रही है, इसमें माता की पीठ सीधी एवं गोद से 90, ये माता है ये ऐसे बैठ के पिलाती है। ठीक है, स्तनपान कराने के बाद शिशु को डकार दिलाना चाहिए, जिससे बच्चे का दूध हजम हो जाए। माता अगर दूध पिला रही है तो बच्चे को पॉसिबिलिटी हो तो उसको डकार दिलवाना चाहिए, जिससे क्या है उसका जो दूध पिया है वो हजम हो जाना चाहिए। फिर है शिशुओं का पोषण, बीमारियों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य वर्धन हेतु रोगियों के शिक्षण में पोषक तत्वों का ज्ञान तथा पोषण मूलभूत सिद्धांत महत्वपूर्ण होना है। अरे ये तो बात वही है, मतलब रोकथाम अगर करना है बेबी का, रोगों से लड़ाई करना है बेबी के, तो क्या है पोषक तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। पोषक तत्वों के तरीके के बारे में मूलभूत जो सिद्धांत होते हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में जानना चाहिए। जब नवजात शिशु सांस लेने के दौरान सीटी जैसे आवाज़ें निकालता है तो इसका अर्थ है कि नवजात को सांस लेने में कोई परेशानी या श्वसन नली में कोई रुकावट है। कभी कभी देखना होगा बच्चों क्या है, बच्चे जब सांस लेते तो हल्की आवाज़ आती है सीटी टाइप में, तो इसका मतलब है कि बच्चों को जुकाम है, नज़ला है या कोई अन्य श्वास संबंधी बीमारी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदूषण, रासायनिक धुएं एवं धूल नवजात के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। प्रदूषण बच्चे क्या बुजुर्गों वयस्कों सबके लिए प्रदूषण जो होता है ये सब बेकार चीज़ें हैं, ये सब नुकसानदायक होती हैं। बोतल का दूध पीने से बच्चे में मोटापे की समस्या के अलावा कई अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं और उनका विकास भी प्रभावित होता है। कहने मतलब जो बच्चे बोतल वाला दूध पीते हैं उनका मोटापा बढ़ने लगता है, वो मोटे होने लगते हैं और उन्हें कई प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। यहाँ तक पॉसिबिलिटी हो वहाँ तक मदर को अपने बच्चे का दूध पिलाना चाहिए, बच्चे को दूध पिलाना चाहिए मदर का ही। जब नहीं मिल पा तो वहाँ पर बोतल का दूध दिया जाए, लेकिन आज के ज़माने में बोतल ज़्यादा चल रही है, माँ का दूध बहुत कम चल रहा है। ठीक है, फिर शिशुओं एवं छोटे बच्चों हेतु उपयुक्त आहार प्रणाली। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2002 के अनुसार स्तनपान शिशुओं में स्वस्थ विकास हेतु उन्हें आदर्श आहार प्रदान करने का अनुपम साधन है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु महत्वपूर्ण निहितार्थों की सतत प्रजनन प्रक्रिया का एक भाग भी है। ठीक है, ये उनका अच्छा था कि आहार दिलाएंगे अच्छा सा, 2002 के अनुसार WHO ने ऐसा कहा था। यह एक सार्वजनिक अनुशंसा है कि शिशुओं को उनके जीवन के प्रथम 6 माह के दौरान केवल स्तनपान कराया जाए ताकि उनकी स्थिर वृद्धि सुनिश्चित किया जा सकता है। कहने मतलब ये है कि अगर बेबी है तो उसे 6 माह तक माँ का दूध अवश्य पिलाना चाहिए, जिसकी क्या है उसकी स्टेम वृद्धि उसको सुनिश्चित किया जाए, उसकी जो वृद्धि है शारीरिक मानसिक विकास वो देखने को मिलता है। पोषाहारीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें 2 वर्ष या उससे अधिक आयु तक सतत स्तनपान के साथ पोषाहारी दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षा एवं पूरक खाद्य पदार्थ प्राप्त होने चाहिए। यानी कि बच्चा जो है उससे क्या है 2 वर्ष या उससे अधिक का है तो उसे सतत स्तनपान यानी कि कंटिन्यू उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जानी चाहिए। उसका जो पर्याप्त सुरक्षित पूरक खाद्य पदार्थ हैं उसे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट है शिशु का प्रारंभिक पोषण एवं आहार। जो शिशु होता है उसका प्रारंभिक पोषण और आहार कैसा होना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान का आरंभ यदि हो सके तो 1 घंटे के भीतर ही कर देना चाहिए। कहने मतलब अगर बेबी जन्म लिया है तो हो सके पॉसिबिलिटी अगर है, ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर ही महिला को अपना स्तनपान करवाना चाहिए उस न्यू बर्थ बेबी का। ठीक है, प्रथम 6 माह के दौरान केवल स्तनपान अथवा शिशु को केवल माँ का दूध दिया जाए तथा अन्य कोई दूध खाद्य पदार्थ से कुछ नहीं दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो इसमें जो लिखा है हम उसको बता रहे हैं कि हाँ इसमें लिखा है कि 6 महीने तक माँ का दूध दिया जाना चाहिए, लेकिन ये समझ लीजिए अगर माँ का दूध माँ कमज़ोर है, उसके अंदर दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रहा है तो ऐसा है कि बच्चे को बाहर से फीड करवा सकते हैं, बोतल वाला दूध दे सकते हैं। ठीक है, कुछ जूस वगैरह दे सकते हैं, शहद वगैरह दे सकते हैं। तो इस प्रकार की क्या है पोषक तत्व की उपलब्धता कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है शिशु हेतु प्रारंभिक आहार तैयार करने के लिए परिवार के मुख्य खाद्यान्न का प्रयोग किया जाना चाहिए। सूजी, गेहूं, आटा, चावल, रागी, बाजरा आदि को दूध में दलिया बनाकर बच्चे को थोड़ा थोड़ा दिया जाना चाहिए। कहने मतलब प्रारंभिक आहार अगर बच्चे का तैयार करना है, बच्चा 6, 7, 8, 9 महीने का हो गया है और उसको हमको घर का उत्पाद देना है तो क्या करना है, गेहूँ का आटा, ठीक है, चावल आदि को दलिया में बनाकर दूध की दलिया में बनाकर उसको खिलाया जाना चाहिए। इससे क्या हो गया उसका ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। और ये चीज़ जो है थोड़ी थोड़ी खिलानी चाहिए, एकदम से नहीं उसको खिला देना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रारंभ में दलिया पतला बनाया जा सकता है किंतु बच्चे जैसे बड़ा होता है दलिया को मोटा किया जा सकता है। कहने मतलब बच्चा जब छोटा होगा तो उसके सही से दांत नहीं निकले होंगे
तो अब दलिया बनाना है तो पतली बनाना है, ठीक है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो दलिया का जो साइज़ है वो मोटा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के तब दांत आ चुके होंगे, बच्चा थोड़ा कमज़ोर होगा, खाने में हर चीज़ खा भी सकता है। शिशु आहार मिश्रणों के अतिरिक्त दूध, दही, लस्सी, अंडा, मछली एवं फलों तथा सब्जियों जैसे संरक्षक आहार शिशुओं के स्वास्थ्य विकास में सहायता हेतु भी महत्वपूर्ण है। कहने मतलब दूध, लस्सी, अंडा आदि बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। बच्चे में विटामिन ए तथा लौह तत्व की अच्छी मात्रा सुनिश्चित करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मौसमी फल जैसे पपीता, आम, चीकू, केले आदि का महत्वपूर्ण होते हैं। कहने मतलब बच्चे जो होंगे वो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि चीज़ उन्हें उपलब्धता आसानी से कराई जानी चाहिए। सब्जी पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए जिसमें क्या हो, आयरन अच्छी मात्रा में देखने को मिले। शिशु को 6 माह की आयु के पश्चात स्तनपान के अतिरिक्त अनाजों, दालों, सब्जियों विशेषकर हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों, दूध से बनी चीज़ें उत्पाद देनी चाहिए। कहने मतलब अगर बच्चा 6 महीने का हो गया है, उसके बाद स्तनपान के साथ साथ उसे हरी पत्तेदार सब्जियां अगर खा पाए तो अनाज, दाल, दूध ये सब देनी चाहिए। शिशुओं तथा छोटे बच्चों को स्तनपान के तरीके दिन में 5 से 6 बार खाना खिलाएं जाने की आवश्यकता होती है। यह भी याद रखना चाहिए कि पहले 2 वर्ष के दौरान शिशु तथा छोटे बच्चों का अपर्याप्त आहार कुपोषण का मुख्य कारण है। कहने मतलब है क्या, बच्चे को दिन में कम से कम 5-6 बार खाना खिलाएं, भले थोड़ा खिलाएं मगर 5-6 बार खिलाना चाहिए। अगर 2 वर्ष के दौरान छोटे बच्चे का कहने मतलब अगर छोटा बच्चा शुरुआत से तंदुरुस्त नहीं होगा तो जब बड़ा होगा वो कुपोषित हो जाएगा, क्योंकि क्या है उसकी स्टार्टिंग ही गड़बड़ हो गई। स्टार्टिंग में हुई उसे पोषक तत्व नहीं मिला, पोषक भोज्य पदार्थ नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। इसलिए 2 वर्ष तक बच्चा कुपोषित होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर 2 वर्ष अच्छे से निकल गए तो बच्चा कुपोषित होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। अब देखेंगे यहाँ पे बच्चों में जांठ रात, शोथ संबंधी समस्याएं निदान। जांठ रात मतलब उसकी आंतों में जांठ रात, शोथ, गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक ऐसी चिकित्सीय स्थिति है जिसमें जांठरा संबंधी मार्ग के सूजन द्वारा पहचाना जा सकता है, जिसमें पेट, गैस्ट्रो तथा छोटी आंत इंट्रो में दोनों शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ लोगों को दस्त, उल्टी तथा वो पेट में दर्द, ऐंठन महसूस होती है। कहने का मतलब जब कभी आंत में प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर बच्चे को दस्त होने लगेगा, उल्टी होने लगी, पेट में ऐंठन हो जाएगी, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जब होता है जब ये हमारे जठरांत्र संबंधी बीमारी देखने को मिलती है। जठरांत्र शोथ को आंत्रशोथ, स्टमक बग तथा पेट के वायरस के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। वैश्विक स्तर पर बच्चों में ज़्यादातर मामलों में रोटा वायरस की इसका मुख्य कारण है, यानी कि बच्चों में अगर रोटा वायरस होता है तो उसको सबसे पहले दिक्कत आंत में देखने को मिलती है, उसको जठरांत्र में देखने को मिलती है अगर बच्चा रोटा वायरस से पीड़ित है अगर तो, ठीक है। फिर है मुंह और गसनी के विकार रोग बच्चे के आहार को प्रभावित करते हैं। इन लोगों में गला खराब होना, टांसिल, गलसुआ, गले की पुरानी खराश, तालू भंग या बेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम, टेम्पोरोमैंडिबुलर विकार और दंत विकारों को शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे को प्रभावित करने वाली छोटी आंत जिसमें ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत्र शामिल हैं के अन्य रोग या विकार हैं। पेप्टिक अल्सर बीमारी होती है, अविरतता, पाचन, हाइपोग्लाइसीमिया, सीलियक रोग, डंपिंग सिंड्रोम, संयोजी ऊतक की स्थिति जैसे एल्हार-डैनलोस सिंड्रोम, विभिन्न संक्रामक रोग जैसे जियार्डियासिस, स्कैरियस और फीताक्रम आदि ये हमारी क्या है बीमारियों को प्रभावित करने वाली ये होती हैं जो छोटी आंत या बड़ी आंत में देखने को मिलती हैं। ये हमारी बीमारी आंतों में देखने को मिलती हैं जो कि रोटा वायरस की बीमारी की वजह से होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखेंगे उपचार। बच्चों में संक्रमण की दरों चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण जठरांत्र शोथ को कम करने के लिए आसानी से सुलभ स्वच्छ पानी की आपूर्ति और स्वच्छ जैसी आदतें महत्वपूर्ण हैं। इसकी प्रभावशीलता और सुरक्षा दोनों कारणों से वर्ष 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की सिफारिश की है कि रोटा वायरस वैक्सीन टीकाकरण दुनिया भर में सभी बच्चों को दिया जाए। कहने का मतलब है रोटा वायरस जब फैलता है तो सबसे पहले हमारा आंत प्रभावित होता है, तो WHO ये ने कहा था कि सभी को रोटा वायरस वैक्सीन की दुनिया में हर बच्चे को उपलब्ध कराई जाए। ये WHO का स्टेटमेंट था। फिर बच्चों और वयस्कों दोनों में आंत्र शोथ का प्राथमिक उपचार पुनर्जलीकरण होता है, रिहाइड्रेशन है। अधिमानतः इसे मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा द्वारा हासिल किया जाता है। हालांकि यदि चेतना का स्तर कम हो या निर्जलीकरण गंभीर स्तर का होता है, इस नसों के माध्यम से देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, यानी कि नस के माध्यम से क्या है देने की आवश्यकता पड़ सकती है। नेक्स्ट है जठरांत्र शोथ
के लिए आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता है। हालांकि यदि लक्षण विशेष रूप से गंभीर हों तो अतिसंवेदनशील बैक्टीरिया की पहचान हो या उसका संदेह हो तो कभी कभी उनकी अनुशंसा की जाती है। फिर देखें बच्चों में श्वसन प्रणाली संबंधी समस्याएं एवं निदान। बच्चों में सांस लेने में क्या दिक्कत है और उसका निदान कैसे करेंगे। श्वसन तंत्र का तीव्र संक्रमण नवजात 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मुख्य मृत्यु का कारण है। यानी कि जो श्वसन तंत्र का जो तीव्र संक्रमण होता है उसमें 5 वर्ष से जो बच्चे होती हैं उनकी मृत्यु का कारण माना जाता है। अधिकांशतः ARI तीव्र श्वसन संक्रमण निश्चित समय में स्वयं ठीक हो जाता है। कहने मतलब ये संक्रमण अपने आप स्वतः भी ठीक हो जाता है। ठीक है, ये संक्रमण अपने आप स्वतः भी ठीक हो जाता है। फिर है सांस लेने में सहायक अंग जैसे नाक, श्वास नली, फेफड़े और कान आदि अंगों के संक्रमण जिसमें श्वास लेने में भी कठिनाई हो सकती है तो तीव्र श्वसन संक्रमण कहते हैं। जुखाम, गले में खराश, खांसी, श्वास नली संक्रमण, निमोनिया एवं कान का संक्रमण एवं साइनोसाइटिस आदि तीव्र श्वसन रोग की श्रेणी में आने वाले। यानी ये जो श्वास वाली बीमारियां होती हैं ये यहाँ दिखाया गया किसी की गले में खराश हो गई, टांसिल बढ़ गया, श्वास नली संक्रमण हो गया, निमोनिया हो गया, ये हमारी श्वास लेने वाली समस्याएँ होती हैं। अब हम देखेंगे संक्रमण को अवसर देने वाले कारण होते हैं। यानी कि संक्रमण जो फैलता है किस लिए फैलता है। संक्रमण कम उम्र के शिशुओं में अधिक होते हैं। कुपोषित एवं सामान्य से कम वजन के बच्चों या शिशुओं में संक्रमण अधिक होता है। सामान्यतः 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इन रोगों की ज़्यादा शिकार होते हैं। कहने मतलब जो संक्रमण होता है उसमें जो 3 वर्ष के से कम उम्र के बच्चे होते हैं उसमें यह संक्रमण तेज़ी से देखने को मिलता है। ठीक है, 3 वर्ष से जो कम के बच्चे होते हैं उसमें इस प्रकार का संक्रमण देखने को अधिक चांसेस रहते हैं। अब है श्वसन संस्थान के रोगों का बढ़ावा देने वाले कुछ कारक हैं और भी होते हैं जैसे भीड़ भाड़, गंदे स्थानों में रहना, संतुलित और पौष्टिक भोजन का अभाव, प्रदूषित वातावरण के अलावा माँ या सिगरेट का सेवन करती है तो उस बच्चे का मतलब ये है कि अगर माँ सिगरेट का सेवन करती है या माँ कोई मदिरा पान करती है या कोई मदिरा माँ कुछ मतलब मादक पदार्थों का इस्तेमाल करती है तो सीधा साधा असर है कि उसके बच्चे पर अवश्य पड़ता है। दूध पिएगी, ठीक है, अगर बच्चा है बच्ची है माँ का दूध पिएगी और माँ सिगरेट पीती हैं तो उनका क्या है कुछ ना कुछ तो इफेक्ट माँ का बच्चे के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रकार की बीमारियां देखने को मिल सकती हैं जिससे क्या है बच्चे के अंदर श्वसन में संक्रमण होने की जो खतरा है चांसेस वो बढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे इसको लक्षण क्या होते हैं। बच्चे की नाक से पानी बहना, नाक बंद हो जाना, जुकाम होगा। ठीक है, खांसी भी आएगी, जुकाम होगा, कान में दर्द अथवा कान में मवाद आना, ये भी एक प्रकार की क्या है विसंगति है। गले में खराश होगी, श्वसन संबंधी बीमारी है। श्वास की गति तेज होना एवं श्वास लेने में कठिनाई होना, बुखार आना, ये सब क्या है ये हमारी श्वास संबंधी बीमारियां होती हैं जो यहाँ पर दी गई हैं, लक्षण होते हैं। अब देखेंगे उसका उपचार कैसे करते हैं। गले में सूजन, खराश, खांसी, टांसिल, घुटनों में दर्द और सूजन के शुरू होते ही चिकित्सक की पेनिसिलिन या डॉक्टर से जो कहें दवा लेनी चाहिए ताकि रोग आने से करने मतलब अगर इस प्रकार का आपको कोई दिक्कत दिख रही है तो आपको क्या करना है, चिकित्सक के देख रेख में पेनिसिलिन लेना है और डॉक्टर जो सलाह देते हैं, जो परामर्श देते हैं, आप उसका अच्छे से पालन करिए, इस्तेमाल करिए और इस रोग से निजात पा सकते हैं। फिर है रोमेटिक ज्वर। रोमेटिक ज्वर अपने आने पर बिस्तर पर लेट कर पूर्ण आराम करना चाहिए। एंटीबायोटिक दवाओं को डॉक्टर की सलाह के अनुसार पर्याप्त समय तक लेना चाहिए, इससे संक्रमण के हृदय तक पहुंचने की संभावना कम होती है। कहने मतलब अगर डॉक्टर से सलाह लेंगे तो अगर ये संक्रमण हो भी गया तो उसको क्या है हृदय तक पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा और उसकी संभावना भी कम रहती है। बच्चों को जहाँ तक संभव हो भीड़ भाड़ और गंदे स्थानों पर जाना चाहिए। बच्चे क्या है उनको भीड़ भाड़ स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए और गंदे स्थानों पर नहीं लेकर जाना चाहिए। फिर देखें शिशुओं में पोषणीय विकार क्या होता है, यानी खाना संबंधी विकार क्या होता है। वह बच्चे जो कुपोषण से ग्रस्त होते हैं बार बार बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं और धीमी गति से चीज़ों को समझते हैं। कहने मतलब अगर बच्चा कुपोषण का शिकार है, बच्चे को सही प्रकार से खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, बच्चे भूखे हैं, आपने देखा हो गरीब के जो बच्चे होते हैं वो कुपोषित होते हैं, उनका पेट निकला होता है और हाथ पैर बहुत पतले होते हैं, आँखें भी धसी हुई होती हैं, क्योंकि क्या है वो बीमार हैं, उनको सही से भोजन नहीं मिल पा रहा है, तमाम प्रकार की बीमारियां उनको घेर लेती हैं। अब देखेंगे बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक उसके कुपोषण से ग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। यह समय बच्चे के समय दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। कहने मतलब जब बच्चा जन्म करता है और 2 साल तक उसको कुपोषण होने की जो प्रायिकता होती है बहुत ज़्यादा होती है और अगर इस समय बच्चे को आप सिक्योर कर ले गए, बच्चे की आप देख रेख कर ले गए तो उसका जो जीवन होगा और दीर्घकालिक विकास के लिए एक प्रकार का महत्वपूर्ण योगदान के रूप में सामने दिखाई देने लगता है। अब है कुपोषण।
पर्याप्त संतुलित आहार का अभाव ही कुपोषण कारण होता है। बच्चों के शारीरिक विकास हेतु संतुलित आहार आवश्यक होता है। शारीरिक विकास में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। मैंने बताया ना कि जो कुपोषण जो होता है वो हमारा पर्याप्त असंतुलित आहार न मिलने की वजह से कुपोषण हो जाता है। कुपोषण इसलिए होता है कि हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाएगी, कार्बोहाइड्रेट की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाएगी, जो विटामिन की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो हमारा शरीर जो है वो कुपोषित हो जाएगा और तमाम प्रकार की बीमारियां हमको घेर लेंगी, जो हमारा काम करने में मन नहीं लगेगा, हमको थकान होने लगेगी। तो इस प्रकार की बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर लिखा है 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। प्रोटीन की कमी से प्रायः 2 प्रकार के रोग बच्चों में पाए जाते हैं। मैंने जो प्रोटीन का टॉपिक करवाया था वहाँ पर हमने बताया था कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होता है। तो एक तो हमारा होता है क्वार्टर और दूसरा होता है मरासमस। ये 2 हमारे जो होते हैं ये प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों में शामिल किए गए हैं। अब हम देखेंगे मरासमस क्या होता है। यह प्रोटीन सहित ऊर्जा का सभी स्रोतों की कमी से होता है, मतलब प्रोटीन की कमी से होता है। शारीरिक वृद्धि व विकास रुक जाता है, मतलब अगर मरासमस है तो शारीरिक वृद्धि और विकास रुक जाती है। चमड़े के नीचे वसा की कमी, मतलब चमड़े के नीचे जो वसा की कमी हो जाती है और हमारा जो स्किन होता है वो झुर्रीदार हो जाता है मरासमस में। आँखों का भीतर धंस जाना, जो बच्चा कुपोषित होता है उसका हाथ पैर निकला होता है, उसके हाथ पैर की जो स्किन होती है वो सिकुड़ी होती है और उसकी आँखें जो होती हैं अंदर की ओर धंस जाती हैं। आँखों भीतर धंस जाना निर्जलीकरण, यानी उसको डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। अब क्वाशियोरकर में क्या है, यह मुख्यतः प्रोटीन की अपर्याप्त मात्रा से उत्पन्न व्याधि है। कहने मतलब प्रोटीन की कमी से भी क्या होता है, क्वाशियोरकर होता है रुधिर के प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी से पैर फूल जाते हैं। कहने मतलब जो रुधिर होगा उसमें प्लाज्मा की अगर कमी है तो हमारे पैर सूज जाएंगे, पैरों में सूजन आ जाएगी, ये कहा गया है प्रोटीन की कमी से। पेट बाहर की ओर निकला हुआ होना, हाथ पैर दुबले होना, मैंने बताया ना हाथ पैर दुबले होता है। गाँव में एक कहावत सुनी होगी, हाथ पैर डुडिया पेट नगड़िया, यानी हाथ पैर के क्या हैं, पतले हैं, पेट उसका नगाड़ा के जैसे निकला है। हाथ पैर दुबले होना, त्वचा सूखी पपड़ीदार हो जाती है तथा रंगीन पदार्थों की कमी से इस पर सफ़ेद दाग दिखाई देने लगते हैं। रोगी सुस्त एवं कुंठित रहने लगता है, मतलब क्या होगा जब उसके शरीर में प्रोटीन की कमी है, बेबी गुस्सा करने लगेगा तो तमाम प्रकार की उसे गुस्सा आएगी। अब उसमें उपचार क्या है, बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए, दाल, लोबिया, सोयाबीन, मछली, अंडा, पनीर इत्यादि देनी चाहिए। कहने मतलब अगर शरीर में बच्चे की प्रोटीन की कमी है तो वहाँ पर उसको सोयाबीन, दूध से बने सामान, लोबिया, गाजर, ठीक है, सोयाबीन, मछली, अंडा, इन सब चीज़ों का सेवन कराना चाहिए, जिससे बच्चा कुपोषित अगर हो गया है तो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अब कैल्शियम बच्चों में हड्डी एवं दांतों के विकास के लिए आवश्यक है। जो कैल्शियम होती है ये हमारे शरीर में हड्डी और दांतों के विकास के लिए बहुत आवश्यक होती है। विटामिन डी यह भी हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व है तथा बच्चों में हड्डियों से संबंधित रोग को दूर करता है। आयरन यह बच्चों में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखता है। आयरन जो होता है ये बच्चों नहीं, मनुष्यों, बड़े वयस्कों, महिलाओं में भी आयरन की जो कमी होती है उसको बरकरार रखता है, उसको बनाए रखता है हीमोग्लोबिन। जिंक कॉपर नाखून, त्वचा और बालों की सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारे जिंक होती है और कॉपर होता है ये नाखून, त्वचा और बालों की जो सुरक्षा होती है उसको बरकरार रखता है। नेक्स्ट है प्रतिऑक्सीकारक, इसमें एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कहने मतलब जो विटामिन सी होता है ये बच्चों की रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे बढ़ाता है। अगर आप प्रॉपर विटामिन सी ले रहे हैं तो आपको जुखाम यानी किसी प्रकार का संक्रमण जो होता है वो बहुत कम होते हैं, चांसेस होते हैं ना के बराबर। ठीक है, आप विटामिन पर्याप्त मात्रा लेंगे तो आपको जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी आपके शरीर की वो बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसी ही विटामिन सी ही ऐसी विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती। अगर हम संतरा खाते हैं तो क्या होता है, वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो विटामिन सी ऐसी विटामिन है जो शरीर के अंदर स्टोर नहीं होती है। अब हम देखेंगे विटामिन ए के स्रोत क्या हैं। यहाँ पे दिया गया है विटामिन ए के जो स्रोत हैं, यकृत, मांस, मछली, गाजर, हरी सब्जियाँ। विटामिन ए का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो गाजर होता है। विटामिन सी के स्रोत है आंवला, संतरा इत्यादि, यानी जो खट्टे पदार्थ होते हैं, रसीले पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई के स्रोत क्या हैं, नट, वनस्पति तेल, अनेक दूसरे खाद्य पदार्थ, ये विटामिन ए की तमाम स्रोत। मैंने विटामिन का जो वहाँ पर लेक्चर कराया है वहाँ पर आपको सारे विटामिन के बारे में मिल जाएगा। आयोडीन, इसकी कमी से शरीर विकास का रुक जाना, मस्तिष्क विकास में अवरुद्धता या घेंघा नामक रोग हो जाता है। उपचार आयोडीन युक्त नमक, कहने का मतलब है शरीर में अगर घेंघा रोग हो गया है तो आपको क्या करना है, आयोडीन युक्त नमक लेना है प्रॉपर, तो आपको जो घेंघा रोग है, गलसुआ रोग होता है वो खत्म हो जाता है। फिर है बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकास एवं विकलांग बच्चे।
मानसिक विकलांगता मेंटल रिटार्डेशन यह एक प्रकार की विकृत है जो 18 वर्ष की आयु से पहले 2 या 2 से अधिक रूपांतरित व्यवहारों में महत्वपूर्ण रूप में संज्ञानात्मक क्रिया के विकार और न्यूनता के रूप में दिखता है। ठीक है। मानसिक विकलांगता वाले बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में विलंब से बैठना, घुटनों के बल चलना, पैरों पर चलना या बोलना सीख पाते हैं। कहने मतलब जिस बच्चे का मानसिक विकलांगता होती है यानी मानसिक विक्षिप्त होती है वो बच्चा देर से चलेगा, देर से मतलब कहने का मतलब अगर बर्थ किया तो बहुत देर चलेगा, बहुत देर के बाद घुटनों पर चलना स्टार्ट करेगा, पैरों पर चलना स्टार्ट करेगा, काफ़ी समय एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो काफ़ी समय लेगा उठने चलने फिरने का। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कारण गर्भावस्था के दौरान, इसका कारण क्या है गर्भावस्था के दौरान HIV, टैक्सोप्लाज्मिसियस, दांत सिफिलिस, रुबेला, उपदंश सिफिलिस इसे बोलते हैं। ठीक है। सेबियम संक्रमण, सिफिलिस ही होता है जो प्राइवेट पार्ट में होता है बीमारी, उसे हम सिफिलिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है मौखिक भाषा के विकास में देरी, स्मृति कौशल की न्यूनता, सामाजिक नियमों को सीखने में कठिनाई, समस्या का हल करने के कौशल में कठिनाई। ये क्या है अगर बच्चे की मानसिक स्थिति गड़बड़ है तो उसमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है। स्वयं सहायता, खुद अपनी देखभाल करने की क्षमता, जिससे कुशल व्यवहार में देरी होगी। तो इस प्रकार की देरी देखने को मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। अगर आपको कोई दिक्कत कोई हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कर कमेंट करिए, हम आपका सलूशन तुरंत भेजेंगे। हम एज सून एज पॉसिबल जब होगा तुरंत आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है। अब हम इस लेक्चर के जो MCQ टाइप क्वेश्चन है, मैंने लास्ट MCQ टाइप वाला है चैप्टर उसमें करवाया है, हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा आपको। मैंने अभी तक 12 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं और 39 क्लास ले चुका हूँ, लगभग 50% सिलेबस कवरअप हो गया है। अब हम एग्ज़ाम अभी दूर है, हम एग्ज़ाम तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और MCQ टाइप क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं। कुछ दिन के बाद हम वीकेंड में एक मिक्स मॉक टेस्ट लेकर आएंगे 100 क्वेश्चन का। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस।